आज हम एक बहुत ही आम लेकिन काफी उलझी हुई आदत पर बात करने वाले हैं। चीजों को जाने देने की आदत। हाँ, लेट इट गो वाला एटीट्यूड जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास रिया की कहानी है। पुणे में रहती हैं अपनी दोस्त मीरा के साथ, और रिया की पहचानी यूं कहिए एडजस्ट करने वाली लड़की की थी। अच्छा। काम पर बॉस आखिरी मिनट पे डेडलाइन बदल दे तो रिया की तरफ से हमेशा हाँ होता था। घर पर अगर मीरा बिजली का बिल देना भूल जाए तो रिया चुपचाप भर देती थी। और खुद को समझा लेती होंगी कि क्या फायदा छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा करने का। एकदम। लेकिन ये जाने दो वाली आदत, ये धीरे धीरे उन्हें अंदर से थकाने लगी। छोटी छोटी बातें जैसे सिंक में बर्तन पड़े रहना या बॉस का बिना पूछे और काम दे देना, ये सब चुभने लगा था। पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ भी नहीं। और फिर एक दिन एक बहुत छोटी सी बात पर, मतलब मेज पर रखे चाय के कप को लेकर वो बुरी तरह फट पड़ी। महीनों का जो दबा हुआ गुस्सा था, थकान थी, सब एक साथ बाहर आ गया। तो इस अनुभव को और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हम द करेज टू बी सीन, ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, इस किताब के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि रिया जैसे लोग टकराव से आखिर बचते क्यों हैं और इस चुप्पी की असली कीमत क्या होती है। चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही आता है मन में कि जब हम अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं होते तब भी हमारे मुंह से सब ठीक है क्यों निकलता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। किताब के मुताबिक टकराव से बचना असल में शांति बनाए रखने के बारे में है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये किस बारे में है? ये हमारे अंदर बजने वाले एक अलार्म के बारे में है, एक अंदरूनी खतरे की भावना के बारे में। जो लोग टकराव से बचते हैं वो असल में खुद को किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खतरा मतलब एक मामूली सी असहमति में भी हमारा दिमाग उसे एक बड़े खतरे की तरह देखने लगता है। बिल्कुल। और ये खतरा कई तरह का हो सकता है। सबसे आम डर है भावनात्मक चोट का डर। मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो सामने वाले को दुख होगा या शायद हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा। अच्छा, तो रिया के मामले में जब वो मीरा को बिल के बारे में नहीं बताती थी तो शायद उसे यही डर था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बुरा लगेगा या वो उसे खो देगी। हाँ, बहुत हद तक यही वजह रही होगी। ये बात समझ में आती है। पर ऑफिस में बॉस के सामने चुप रहने के पीछे भी क्या यही डर होता है? वो रिश्ता तो अलग है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वहां डर का रूप बदल जाता है। ऑफिस में ये अस्वीकार किए जाने का डर हो सकता है। मतलब अगर मैंने ना कहा तो मेरे बॉस सोचेंगे कि मैं मुश्किल इंसान हूँ, टीम प्लेयर नहीं हूं, या शायद अगली तरक्की मुझे ना मिले। और इसी से जुड़ा एक और डर है बात बढ़ने का डर। ये सोच के अगर मैंने मना किया तो बात बहस में बदल जाएगी और फिर मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। और मुझे लगता है एक और वजह होती होगी, हमारी खुद की छवि। हम सब खुद को एक अच्छा, शांत और दयालु इंसान समझना चाहते हैं। हाँ, और यह है अपनी पहचान को ठेस पहुंचने का डर। टकराव हमारी इस अच्छे इंसान वाली छवि पर एक हमले जैसा लगता है। हमें लगता है असहमत होने का मतलब है कि हम स्वार्थी या बुरे हैं। और आखिर में कई बार ये सिर्फ एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। हो सकता है बचपन में हमने देखा हो कि घर में जब भी कोई असहमत होता था तो उसका नतीजा सजा, चिल्लाना या एक भयानक चुप्पी होती थी। तो हम सीख जाते हैं कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये कोई कमजोरी नहीं है जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। ये तो खुद को बचाने की एक पुरानी रणनीति है जो शायद कभी हमारे काम आई हो, पर अब वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। एक तरफ है टकराव से बचना और दूसरी तरफ है उसे एक स्वस्थ तरीके से संभालना। इन दोनों में वो बारीक सा फर्क क्या है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते? ये फर्क समझना ही सबसे जरूरी कदम है। देखिए, टकराव से बचने वाले लोग कुछ खास पैटर्न दिखाते हैं। जैसे जब सब ठीक ना हो तब भी कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं, या फिर अपनी सीमा बताने के बजाय 100 वजह गिनाना, बहुत ज्यादा सफाई देना। हाँ, और शायद रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतें और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना। आप ऊपर से तो सहमत हो जाते हैं पर अंदर ही अंदर एक नाराजगी की परत जमने लगती है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप जरूरी बातचीत को तब तक टालते रहते हैं जब तक वो भावनाओं का ज्वालामुखी न बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे रिया के साथ हुआ। उसने महीनों का गुस्सा चाय के एक कप पर निकाल दिया। एग्जैक्टली। तो ये तो एक तरह का कह सकते हैं भावनात्मक कर्ज लेने जैसा हुआ। बिल्कुल। क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये एक इमोशनल डेट है।
आप उस पल की शांति के लिए भविष्य की शांति दांव पर लगा देते हैं, और ये कर्ज ये ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। वाह, तो फिर स्वस्थ टकराव क्या है? स्वस्थ टकराव इस कर्ज को पहली किश्त में ही चुका देने जैसा है। इसमें आप शुरुआत में ही अपनी असहजता जाहिर कर देते हैं। असहमति होने पर घबराते नहीं? नहीं, बल्कि उसे बातचीत का एक जरूरी हिस्सा समझते हैं। आप खुद को मिटाए बिना अपनी जरूरतें सामने रखते हैं। और इस भरोसे के साथ कि तनाव के बावजूद आपका रिश्ता इतना मजबूत है कि वो इसे झेल सकता है। सही कहा। यहाँ टकराव को खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि एक जानकारी के तौर पर देखा जाता है। ये एक सिग्नल है कि रिश्ते में कुछ संतुलन बिगड़ गया है और उसे ठीक करने की जरूरत है। ये रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और गहरा बनाने के लिए होता है। ये भावनात्मक कर्ज वाली बात बहुत गहरी है, और ये कर्ज सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं रहता होगा, ये तो हमारे रिश्तों पे भी बोझ डालता होगा। दोस्त, परिवार, पार्टनर, ये सब कैसे प्रभावित होते हैं? इसका असर एक धीमे जहर की तरह होता है, जो धीरे धीरे रिश्ते की नींव को खोखला कर देता है। दोस्ती की बात करें तो आप हमेशा मदद करने वाले, सब कुछ सुनने वाले दोस्त बन जाते हैं। और अपनी जरूरतें बताना ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज्यादा मांग रही हैं। हाँ, रिया की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। वो चुपचाप सब करती रही और मीरा को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि कोई समस्या है। जब तक रिया फटी, तब तक ईमानदारी की जगह इतनी दूरियां आ चुकी थीं कि मीरा हैरान रह गई। और रोमांटिक रिश्तों में तो ये और भी जटिल हो जाता होगा। हाँ, रोमांटिक रिश्तों में आप अपने पार्टनर के आराम को सच्चाई से ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। आप इतने आसान बन जाते हैं कि आपका अपना वजूद ही धुंधलाने लगता है। आपकी पसंद नापसंद खत्म हो जाती है। और फिर नतीजा? मैं ये बात समझ रही हूँ, लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल, खासकर भारतीय परिवारों में, जहाँ बड़ों से या पति से असहमत होना बदतमीजी या नाफरमानी माना जा सकता है। वहाँ इस स्वस्थ टकराव की गुंजाइश कहाँ है? ये एक बहुत ही वाजिब मुद्दा है। सांस्कृतिक दबाव इसे और मुश्किल बना देता है। परिवार में हम अक्सर अपनी पुरानी भूमिकाएं निभाने लगते हैं, शांति बनाने वाले या आज्ञाकारी बच्चे वाली। और अपनी सीमाएं तय करना परिवार से गद्दारी जैसा महसूस हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमें यह समझना होगा कि चुप रहने की कीमत वहां भी चुकानी पड़ती है। आप अंदर से खाली महसूस करते हैं और वो रिश्ता प्यार का नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ बनकर रह जाता है। रिश्तों के टूटने से परे किताब में एक ऐसी कीमत का जिक्र है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल, और शायद ये सबसे बड़ी कीमत है। टकराव से बचने की असली कीमत है आत्मविश्वास का खत्म होना। हाँ, आत्मविश्वास का खत्म होना। हाँ, आप दूसरों की भावनाओं को बचाने के लिए खुद को छोड़ देते हैं। हर बार जब आप चुप रहते हैं, जब आपको ना कहना होता है पर आप हाँ कह देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि आपकी जरूरतें, आपकी भावनाएं, आपकी राय मायने नहीं रखती। इसे रिया के नजरिए से देखिए। हर बार जब वो बिजली का बिल चुपचाप भर देती थी, तो वो सिर्फ पैसे नहीं दे रही थी, वो अनजाने में खुद को ये संदेश दे रही थी कि मीरा का आराम मेरी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। और समय के साथ इसका असर दिखने लगता है। आप ये जानना बंद कर देते हैं कि आप असल में चाहते क्या हैं। दूसरों की पसंद ही आपकी पसंद बन जाती है। आप शांति और सुन्न हो जाने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हाँ, आपको लगता है कि सब शांत है, जबकि असल में आप बस कुछ महसूस करना बंद कर चुके होते हैं। और आप शायद ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं जिन्हें इस असंतुलन से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप कभी संतुलन की मांग ही नहीं करते। सही कहा। आप अंदर से महसूस करते हैं कि कोई आपको देख समझ नहीं रहा, पर आप वजह नहीं बता पाते। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है, आप उन सीमाओं के लिए लोगों से मन ही मन नाराज होते हैं जो आपने कभी तय ही नहीं की। किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। असली त्रासदी रिश्ते टूटना नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए खुद को छोड़ देना है। ये बात सच में सोचने पे मजबूर करती है। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग टकराव का मतलब गुस्सा, चीखना, चिल्लाना और लड़ाई समझते हैं, लेकिन किताब इसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। हाँ, और ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। टकराव का मतलब आक्रामकता नहीं है। असल में स्वस्थ टकराव का एक सरल सा फॉर्मूला है, स्पष्ट सच्चाई प्लस भावनात्मक जिम्मेदारी। इसे थोड़ा और समझाइए। स्पष्ट सच्चाई प्लस भावनात्मक जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी सच्चाई को साफ साफ बिना लाग लपेट के सामने रखें, लेकिन साथ ही दूसरे व्यक्ति पर इसके असर की जिम्मेदारी भी लें।
आप अपनी बात शांति से, विनम्रता से और दृढ़ता से भी रख सकते हैं। बिना हजार सफाई दिए या अपने होने के लिए माफी मांगे। बिल्कुल। अरे वाह! तो आप कह रहे हैं कि टकराव का मकसद लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि रिश्ते में जो धुंध है उसे साफ करना है। हाँ, इसे एक हमले के तौर पर देखने के बजाय इसे स्पष्टता के लिए एक निमंत्रण के रूप में देखें। आप असल में कह रहे हैं, हमारे बीच कुछ धुंधला है, चलो इसे साफ करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से जुड़ सकें। ये रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और मजबूत और सच्चा बनाने के लिए होता है। एग्जैक्टली। तो अब सबसे बड़ा सवाल, रिया जैसा कोई जो सालों से चुप रहने का आदी हो, वो असल में इसकी शुरुआत कैसे करे? ये रातों रात तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और ये कोई पर्सनालिटी बदलने जैसा भी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक नया हुनर सीखने जैसा है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है अपने डर को पहचानें और उसे नाम दें। अगली बार जब आप कुछ कहने से रुकें तो खुद से पूछें, मुझे ठीक ठीक किस बात का डर है? कि अगर मैं बोलूंगी तो क्या हो जाएगा? क्या मुझे डर है कि वो इंसान मुझे छोड़ देगा, या वो गुस्सा करेगा, या वो आपको स्वार्थी समझेगा? उस डर को नाम देना उसे काबू करने की दिशा में पहला कदम है। सिर्फ ये जानने से कि आप किससे डर रहे हैं, डर का असर आधा हो जाता है। और डर को पहचानने के बाद दूसरा कदम है छोटे छोटे कम जोखिम वाले टकराव का अभ्यास करें। कोई बड़ी नाटकीय बातचीत नहीं, बस छोटी छोटी सच्चाइयां कहना शुरू करें। ये अपनी टकराव की मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। आप छोटे वजन से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे अगर कोई ऐसी योजना बनाता है जो आपको पसंद नहीं, तो ये कहने के बजाय कि हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं दरअसल ये प्लान मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। या अगर कोई आपसे तुरंत जवाब चाहता है तो कहें मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। या किसी की बात से असहज महसूस होने पर शांति से कह देना कि जब ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बस इतना ही। ये छोटी छोटी बातें आपको आत्मविश्वास देती हैं। और तीसरा कदम, मुझे लगता है कि जब कोई पहली बार ऐसा करेगा तो अंदर से बहुत घबराहट होगी। और इसीलिए तीसरा कदम है असहजता और असली खतरे में फर्क समझें। जब आप पहली बार बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपका दिल तेजी से धड़के, हाथ कांपे। ये सामान्य है। आपका शरीर पुरानी आदत के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। हाँ, खुद को याद दिलाएं कि असहज महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप सच में किसी खतरे में हैं। ये सिर्फ बदलने का एक हिस्सा है। ये बात बहुत जरूरी है। और आखिरी कदम, ये सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे। हाँ, चौथा और आखिरी कदम है रिश्तों को परखा जाने दें। ईमानदारी हर रिश्ते को नहीं बचा पाती, पर जो रिश्ते बचते हैं वो असली होते हैं। जो लोग आपकी सच्चाई का, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकते, शायद वे आपके जीवन में उस जगह के लायक नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे रिया और मीरा का रिश्ता। जब रिया ने सच बोला तो थोड़ी उथल-पुथल जरूर हुई, लेकिन उस ईमानदारी के बाद उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और सच्चा हो गया। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है। टकराव से बचना उस भावनात्मक कर्ज को इकट्ठा करने जैसा है जो छोटी छोटी ईमानदार बातचीत को टालने से बढ़ता जाता है और फिर एक दिन नाराजगी का विस्फोट होता है। जबकि मुद्दों पर जल्दी और ईमानदारी से बात करने से ही रिश्ते संतुलित और सच्चे बने रहते हैं। बिल्कुल। आखिर में एक जरूरी बात जोड़ना चाहूंगा। टकराव से बचना कोई कमी या चारित्रिक दोष नहीं है। अक्सर ये गहरी सहानुभूति और संवेदनशीलता की निशानी होती है। आप दूसरों की भावनाओं की बहुत परवाह करते हो। हाँ, और ये एक खूबसूरत गुण है। विकास का मतलब इस गुण को छोड़ना नहीं, बल्कि इस सहानुभूति को खुद के लिए भी दिखाना है। इसका मतलब है इतना ईमानदार बनना कि आप समाज और रिश्तों में सही से देखे जा सकें, अपनी पूरी सच्चाई के साथ। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी ईमानदार बात है जो कही जा सकती है, लड़ाई शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि किसी एक रिश्ते में थोड़ी और स्पष्टता, थोड़ी और सच्चाई लाने की?